गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाई। लॉन्ग लिव द रिपब्लिक। बढ़िया माहौल में आज हमें बस वही डिसाइड करना है कि बस काम करते रहना है, कंट्री को आगे बढ़ाते रहना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। हमने लास्ट टाइम फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू किया था। लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या देखा था, एक ब्रीफ ब्रशअप मार देते हैं। द फर्स्ट थिंग वी सॉ वाज प्रेशर। वी सॉ दैट प्रेशर P is the force acting per unit area in a direction perpendicular to the surface. हमने ये भी देखा था SI यूनिट इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। फिर हमने ये देखा कि इफ यू हैव एनी बॉडी, एनी बॉडी एंड इफ यू कीप इट इनसाइड अ लिक्विड, तो उस लिक्विड की वजह से प्रेशर एक्ट करेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, हर सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट करेगा फोर्स। ये है बॉडी सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। उसके बाद वी सॉ डेंसिटी। डेंसिटी रो वाज मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। लिक्विड के अंदर अगर सर्कुलर बॉडी रखे तो सर उसका डायरेक्शन कैसे होगा? बेटा, हमने जब सॉलिड्स किया था तो इस बात को भी ध्यान से देखा था ना कि अगर ये सॉलिड है तो उसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगना है। यस सर। दिस वाज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, बराबर है। एंड दैट वाज द प्राइम रीजन व्हाई वॉल्यूम स्ट्रेस वाज इक्वल टू प्रेशर। ओके, सो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, कभी कभी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिया जाता है, तो इसका रिलेशन भी हमने देखा था। 1 जी पर सीसी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देन वी वेंट ऑन एंड वी डिस्कस्ड पास्कल्स लॉ। पास्कल ने यह कहा था अपने लॉ में कि द प्रेशर at every point in a liquid at rest on the same level is same. So suppose you have this particular body and छोटा सा बॉडी है, इतना बड़ा नहीं है, एंड इसको आप सबमर्ज करते हो लिक्विड में, तो ये है 1, ये है 0.2 और ये है 0.3, और इस पे लगने वाले फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए we came to the conclusion कि the pressure at 0.1 is same as at 0.2 and it is same as at 0.3. So P1 is P2 is P3. This was Pascal's law, very important. Then we saw pressure due to liquid column. It says the absolute pressure at any depth H is given as P is PA plus H rho G. Here H is the depth, rho is the density of the fluid and PA is atmospheric pressure. Alright, याद रखना PA is atmospheric pressure is 1 atmosphere which is 1.01 into 10⁵ Pascal, and P minus PA which is gauge pressure या gauge pressure is simply H rho G. The pressure difference is H rho G. उसके बाद हमने मर्क्यूरी बैरोमीटर भी देखा। मर्क्यूरी बैरोमीटर में एक ट्यूब को मर्क्यूरी भर के हमने मर्क्यूरी के ट्रफ में ही उल्टा कर दिया, एंड उसमें हमने देखा कि पीए मर्क्यूरी बैरोमीटर के लिए पीए इज H rho G, एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये रो किसका, मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का रो 13.6 इंटू 10⁻³ पीए 1.01 इंटू 10⁵, G 9.8 लगा करके हमको H मिला 76 सेंटीमीटर। सो 76 सेंटीमीटर mercury is equal to 1 atmospheric pressure. Alright, तो this was a very important equation we saw. And अगर वो mercury का हाइट नीचे आता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, हमको अंदाजा आता है कि तूफान आएगा। और उसी तरह मैनोमीटर में कोई भी सिस्टम का प्रेशर हमने मेजर किया, मैनोमीटर में भी वही बात हुई कि P, ये साइड पे P इज इक्वल टू ये साइड पे PA प्लस H rho G. इसको यूज करके वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर सिस्टम। कभी कभी ब्लड का भी प्रेशर इसी तरह हम नापते हैं।
Alright, so this was what we did last time. Is there any doubt regarding anything? No? Okay, then I think we shall go ahead. Alright, so आगे बढ़ते जाते हैं और आज का कारवां पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन के साथ शुरू करते हैं. पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, एक्चुअली इट इज नॉट टोटली पास्कल्स लॉ, बट एक नई चीज है विच इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर. बराबर, ये किस तरह चलता है, लेट मी शो दैट टू यू. सो एक छोटा सा डायग्राम भी बना दूंगा आपके लिए. सो Pascal's law of transmission of pressure. So how does it work out? What does it say actually? So है Pascal's law ही. तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें और पास्कल लॉ में? पास्कल्स लॉ में तुमने देखा था कि अगर लिक्विड एक लेवल पे है तो उस लेवल पे सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम होगा. दैट वाज पास्कल्स लॉ. बट यहां पे सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, वर्टिकल कंटेनर, एंड यू कैन सी सम वर्टिकल ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ इट. ओके, और इसमें पूरा लिक्विड भरा है मैंने. यू नो, यहां एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, यहां से मैं धक्का मार सकता हूं. तो फिलहाल आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि इसमें हमने वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में भी देखा था कि सबका फ्लूइड सेम लेवल पे आ जाएगा. ये 1 ट्यूब, ये 2 ट्यूब, ये 3 ट्यूब. अब सर ये तो पास्कल्स लॉ ही था, यू नो, सब पे हाइट सेम हुई, बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं उस बात की. अब क्या होगा, अब मैं यहां से एक फोर्स मार रहा हूं, पिस्टन को दबा रहा हूं. ओके, और पिस्टन को जैसे ही मैं दबाता हूं, डू यू एग्री, बाय पुशिंग द पिस्टन फ्लूइड लेवल विल राइज. यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट मैंने इसमें मारा, उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि इसमें सबसे, ये नजदीक है ना सबसे, तो सबसे ज्यादा राइज इसमें होगा. बट मैं गलत था. मैंने देखा कि जैसे ही मैंने ये धक्का मारा, यहां से प्रेशर क्रिएट किया, तीनों में लिक्विड सेम लेवल का राइज हुआ. डू यू सी दिस? दिस वॉज द ओल्ड लेवल एंड दिस इज द न्यू लेवल. What does this experiment prove to you? It proves that when external pressure is applied to a liquid, ये प्रेशर तीनों जगह पे सेम हुआ. ये तीनों जगह पे ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं कि यहां नजदीक वाला है तो तेरे को थोड़ा ज्यादा देता हूं प्रेशर, ये थोड़ा कम देता हूं, इसको थोड़ा और कम देता हूं. नहीं, तुमने जितना प्रेशर लगाया, सेम प्रेशर इसमें, इसमें और इसमें ट्रांसमिट हुआ. मतलब तुम जितना प्रेशर यहां से लगाते हो, वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर तुमको हर जगह दिखाई देगा. सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, दिस pressure appears at every point, is transmitted at every point in the liquid. Wow. You know, fluid is at rest. आप इसको पास्कल्स लॉ के साथ कंपेयर मत करो जिसमें ऐसा कुछ था कि ये लिक्विड था एंड ये लेवल और ये लेवल दोनों सेम लेवल है, सेम लिक्विड है, तो ये प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2. ये बराबर है. यहां पे P1 इज इक्वल टू P2, बात सही है एकदम. पर यहां पे तुम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो कहीं से. यहां तो लिक्विड ऑलरेडी रेस्ट पे था, तुमने ओरिजिनल पॉइंट्स देखे 1 2 3. अब तुमने यहां से मारा धक्का, तुमने मारा एक्सटर्नल प्रेशर. अब ये प्रेशर यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा और यहां भी दिखेगा, एंड इट विल कॉज द सेम राइज इन लिक्विड. जितना यहां आया उठा है उतना ही यहीं उठेगा, उतना ही यहीं उठेगा. अर्थात तुमने जितना प्रेशर यहां से दिया है
उतना ही प्रेशर यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा और यहां भी दिखेगा, इररिस्पेक्टिव कि वो ट्यूब कितनी नजदीक है, कितनी दूर है, कितनी जाड़ी है, कितनी पतली है, इररिस्पेक्टिव. ओके, सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, उतना ही प्रेशर यहां भी आएगा, उतना ही यहां भी, उतना ही यहां भी. दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर. और इसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा? आई एम टेकिंग दिस डायग्राम ऑफ. इसका इस्तेमाल हाइड्रोलिक मशीन्स में किया जाता है. डू यू नो व्हाट इज अ हाइड्रोलिक मशीन? हैव यू एवर सीन अ हाइड्रोलिक मशीन? Yes, sir. Where have you seen it, buddy? And I have stayed at hydraulic bridge. Hydraulic bridge. What does? Yeah. Tell me. सर वो इंजेक्शन से बनाया था. Okay, very good, very good. Hydraulics. भी होती है. Sorry, क्या होती है? क्या होती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट. बिल्कुल. So what is a hydraulic lift? You know, there are so many hydraulic machines, hydraulic jacks, hydraulic brakes. तुमने रास्ते में देखा होगा, जो कचरा उठाने की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है या चीजें डंपर होते हैं, उसमें ये हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं. एक बड़ा सा स्टील का ट्यूब होता है, उसके अंदर दूसरा स्टील का ट्यूब होता है, एंड जैसे ही वो उठा लेता है, वो स्टील का ट्यूब उसके अंदर चला जाता है, फिर वो बिल्कुल होता है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो जिसमें भी ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर की बात हो, उसमें हाइड्रोलिक्स आता ही है. एंड ये आपने बहुत बार देखा, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज द इजीएस्ट आइडिया, द मोस्ट बेसिक आइडिया टू एवर सी द यूज ऑफ पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर. सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? आई एम श्योर आपने अपनी कार को सर्विस में दिया होगा, सर्विस सेंटर में, और तुमने उसको बोला है कि भाई मेरे कार के इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम है, या गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. तो वो लोग क्या करते हैं? मैंने वो बंदे को देखा था पहली बार जब मैं गया था सर्विस सेंटर. उसने गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पे रखा था. ये है अपनी गड्डी, साडी गड्डी, इत्थों है गड्डी. Okay, this is our car. Okay, let's call this point number 2. Let's call this point number 1. और उसने गाड़ी को यहां रखा. अब उसने क्या किया? चमत्कार किया, मेरे हिसाब से तो चमत्कार ही था. उसने अपने पैर से एक पेडल को दबाया, जुप जुप जुप, और गाड़ी पूरी उठने लगी. जस्ट इमेजिन दैट. उसने पैर से एक पेडल दबाया और गाड़ी पूरी उठने लगी. यार मेरे लिए तो वो बंदा सुपर हीरो से कम नहीं था. आई वॉज सो अमेज्ड, मेनी इयर्स बैक व्हेन आई सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. माय गॉड यार, ये तो सुपरमैन है साला. बाहुबली, असली बाहुबली तो ये है. और वो बाहुबली भी नहीं, वो बाहुबली मतलब तो हाथ में बल होता है, ये तो बाहुबली है, पैर में बल है उसके. लोग हाथ से उठाते हैं, ये पैर से उठा रहा है गाड़ी. इट वॉज अ वेरी मिराक्युलस सिनारियो. साला बंदा एक पैर पे पेडल दबा के पूरी गाड़ी को उठा लिया. कैसे किया? ये कैसे हुआ? इतना खतरनाक काम कैसे हुआ? फिर मुझे पता चला कि ये चमत्कार पास्कल्स लॉ की वजह से हुआ है. सो हाउ डज दैट वर्क आउट? कैसे कोई बंदा, अरे तुम बच्चा उठा सकता है गाड़ी को पैर से, कैसे? ये रहा वो डिवाइस, ये इसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट. ये मेरा कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है. ओके, एंड फिलहाल ये दोनों पॉइंट्स एट रेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं इस पे एक फोर्स मारता हूं. ये मैं हूं, मैं फोर्स मार रहा हूं इस पे. डू यू अग्री? मेरे यहां पे फोर्स मारने से पॉइंट 1 पे प्रेशर शुरू हुआ. सो नाउ वी अप्लाई
फोर्स F1 एट पॉइंट 1 जिसका एरिया A1 है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, वो पिस्टन में धक्का मारा था, प्रेशर क्रिएट हुआ था। द प्रेशर क्रिएटेड produced is, pressure is F1 by A1. According to Pascal's law, don't you agree, इस फ्लूइड से होता हुआ वो सेम प्रेशर यहां पे एक्ट होना शुरू हो जाएगा? By Pascal's law, this pressure is transmitted to every point in the liquid. This pressure is transmitted to every point in the liquid. So at point 2 एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। P2 is F2 by A2 and due to that pressure फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। ये रहा F2 और ये पूरा जो एरिया है इसे मैं कहता हूं A2, ये एरिया जो है इसको कहता हूं मैं A1। सो इधर तुमने मारा, ये फोर्स मारा जिससे प्रेशर क्रिएट हुआ, ये प्रेशर लिक्विड से होता हुआ इस पॉइंट 2 पे भी आया जिसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स आया F2। बाय पास्कल्स लॉ वी नो P1 इज इक्वल टू P2। जितना प्रेशर तुमने पॉइंट 1 पे क्रिएट किया है वो हर पॉइंट पे आके पॉइंट 2 पे भी वही प्रेशर होगा। सो F1 by A1 is F2 by A2 and as a result how much is F2, gentlemen? Isn't it F1 into A2 by A1? For an example, now you will say, sir, okay, F2 is equal to F1 into A2 by A1. So what's the big deal? अगर मैं A2 का एरिया 1000 गुना रखूं, 1000 times as compared to the area of A1, don't you agree F2 will be 1000 times F1? Consider, say, suppose A2 is 1000 centimeter square and A1 is 1 centimeter square and F1 is 10 Newton. Then how much will be F2? Anybody? 10 into A2 कितना है? 1000 by 1. How much is your force now? तुम्हारा 10 न्यूटन का फोर्स यहां पे बन गया है, 10,000 न्यूटन का फोर्स, जिस 10,000 न्यूटन फोर्स की वजह से पूरी गाड़ी उठ जाएगी। ये चमत्कार नहीं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। एंड आप मानोगे नहीं, आजकल हाइड्रोलिक्स बहुत जगह यूज होता है। तुम्हारे गाड़ी के पेडल में भी यूज होता है, ब्रेक में। तुम ब्रेक मारते हो ना, तुमको लगता है अरे मैंने तुमको तुम्हारे पिताजी गाड़ी चलाते, तुम्हारी माँ गाड़ी चलाती है, तुमको कभी चमत्कार रूप नहीं लगा? 1500 किलो की गाड़ी है और चली जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, आपके पिताजी ने एक पेडल पे पैर मारा, पूरी गड्डी रुक गई। असली बाहुबली तो वो है। लगता है कभी चमत्कार सोचा है इस बारे में कभी? Have you ever thought about it? Isn't this amazing? So this is also due to the same idea. When you apply a small force on a small area of the pedal और वो ब्रेक फ्लूइड से होता हुआ मेन ड्रम में जाता है, मास्टर ब्रेक ड्रम में, तो वो बड़ा होता है ड्रम और उसमें वो फोर्स बड़ा बन के लगता है जिससे ब्रेक्स बाहर आ जाती हैं और चारों टायर पे इक्वल ब्रेक्स लग जाती है और आपकी गाड़ी रुक जाती है। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी इसी पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर का आइडिया है। एंड एज अ रिजल्ट ये सारी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल होता था। हम सोचते हैं 4000 साल पहले का सिविलाइजेशन एकदम गंवार लोग होते होंगे। नहीं यार, काफी एडवांस लोग थे। इट वाज एन एडवांस सिविलाइजेशन, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। दे यूज्ड हाइड्रोलिक्स फॉर मेनी ऑफ द सिटीज प्रोजेक्ट्स। एंड हमने उसके बाद तो अभी हाइड्रोलिक्स हमको 500 साल पहले ही मिला है, तब से बीच तक तो हम गंवा रहे। ऑलराइट, सो हाइड्रोलिक्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। सो 10,000 न्यूटन का फोर्स हमको मिलता है जिसकी वजह से ये पूरी गाड़ी उठ जाती है। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? No, sir.
Utilizing Pascal's law of transmission of pressure, I am doing illustration 10.6. That's on page number 252. Illustration 6. And it says, in a car lift, compressed air exerts a force F1 on a small piston having a radius. Small piston का रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर एंड उस पर फोर्स लगता है F1. दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15. तो बिगर पिस्टन का रेडियस है 15 सेंटीमीटर. लेट अस से उस पर फोर्स लगता है F2. इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड, कार का मास is 1350 kg. Calculate F1. You need to find F1. Okay. And what is the pressure required to accomplish this task? Pressure तो बाद में find कर लेंगे. अच्छा, हमने सबसे पहले यही देखा था. तुमको अंदाजा आया ये क्या कहना चाह रहा है? Yes, sir. ये तुम्हारा, मैं बेसिक डायग्राम बना दूं फटाफट. ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, इस पे रखिए गड्डी और तुमको इसको उठाने के लिए इस पे फोर्स मारना पड़ेगा. सबसे पहले हियर, डोंट यू अग्री, F2 जो है इट इज इक्वल टू mg, द वेट ऑफ द कार. तुमको कितना फोर्स चाहिए? ये वेट उठाने तक का ही फोर्स चाहिए ना, तो F2 हैज टू बी इक्वल टू mg. m कितना है? 1350. g को लेने को बोला है 10 या ऐसा कुछ नहीं, 9.8 ही बोला है. ओके. नाउ बाय पास्कल्स लॉ, the pressure at point 1 is equal to pressure at point 2. तो F1 by A1 is equal to F2 by A2. मुझे F1 फाइंड करना है. सो मैं इसको एक और इक्वेशन में डाल देता हूं. F1 by एरिया इज व्हाट? पाई R1 स्क्वायर इज F2 by पाई R2 स्क्वायर. इसलिए इसलिए लगाया कि पाई पाई कट जाए और जिंदगी में थोड़ा चैन आ जाए. इंटू ये R1 ऊपर चढ़ जाएगा तो R1 by R2 द होल स्क्वायर. आर वी रेडी? सो 1350. F2 कितना है? 1350 इंटू 9.8 इंटू R1 कितना? 5 सेंटी. अभी कोई बोलेगा सर 5 इंटू 10⁻². नहीं बेटा, ऊपर भी सेंटी है नीचे भी सेंटी है, तो इतना सेंटी क्यों हो रहा है? ओके डोकी. 5 by 15, that's 1 by 3 the whole square. 1 by 9. Is somebody finding out this value? 1400 के आसपास होना चाहिए, 1500 के आसपास होना चाहिए. How much? 1470 Newton. That's 1.47 into 10 raised to 3 Newton. They have written it as करीबन 1.5 into 10 raised to 3 Newton. बराबर है. And they have asked me to find the pressure also. प्रेशर तुम जो चाहो वो ले सकते हो. प्रेशर एट एनी पॉइंट, चाहे 1 पे या 2 पे, क्योंकि दोनों सेम ही होगा. किस पे फाइंड करना है? 2 पे फाइंड करते हैं. ओके. नहीं तो आप जो बोलो. ये तो मैंने 2 लिख दिया. चलो भाई, F2 ये रहा 1350 इंटू 9.8. आई होप somebody is on it. अपॉन पाई that's 3.14 इंटू R2 is 15 सेंटी. अब इस बार मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी. सो 1350 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻⁴. ये 10⁻⁴ ऊपर चढ़ के 10⁻⁴ हो जाएगा. 1350 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 225. Somebody is going to tell me how much the value is. 16.5. 16.5. Are you sure about this fact? How much? 18.76. 18.76. You sure, na? 18.7. Yes, sir. 2 And so 80 यहां पे लेकर के you can write 1.876 into 10 raised to 5 Pascal. उन्होंने इसको अप्रोक्सीमेटली 1.9. ये लोग अप्रोक्सीमेशन बहुत ले लेते हैं. राउंड ऑफ.
Okay, so करीबन 1.9 into 10 raised to 5 Pascal. This is the pressure at any point in the container. Okay, now we move on. आगे बढ़ जाते हैं. And now ये हमारा यहाँ पे statics, fluid statics खत्म होता है. We shall now go on to fluid dynamics. अब तक हमने लिक्विड को एट रेस्ट पे देखा था. ये सारे लिक्विड्स जो हैं वो एट रेस्ट हैं. They are not moving. Now we need to look at liquids which are flowing. We are looking at liquid flow. काफी अलग अलग टाइप के फ्लोज होते हैं, बट हमको बहुत सारे फ्लोज का इंटरेस्ट नहीं है. हमारे काम का जो मेन फ्लो होगा, इट्स कॉल्ड अ स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो. बताता हूं मैं आपको. सो वी आर नाउ इनटू फ्लूइड डायनामिक्स. हम बात कर रहे हैं स्टेडी फ्लो की. नाउ व्हाट इज अ स्टेडी फ्लो? भाई मैं आपको एक कल कल बहता झरना दिखाता हूं. कंसिडर अ जेंटली फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. तुम इसे एक छोटी नदी भी कह सकते हो या एक छोटा सा झरना भी कह सकते हो. एंड ये झरना लेट अस से यहां से उठता है और ये झरना इस तरह बहता है. ये पानी बह रहा है. आहा बढ़िया. अब इसमें इसको स्टेडी फ्लो के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैं 3 पॉइंट लूंगा यहां पे. लेट अस से ये है पॉइंट P, इस तरफ है पॉइंट Q और यहां है लेट अस से पॉइंट R. दिस इज पॉइंट P. अच्छा, P को थोड़ा नीचे ले लेते हैं. ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट R. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, what will be the direction of flow at point P? Do you agree? Velocity is always like in the direction, ये tangential, तो ये है VP. What will be VQ? This is VQ. And what will be VR? मैं Q को बरोबर लिया ना इस तरफ. हाँ, ये झरना इस तरफ बह रहा है तो ये VQ और ये VR. ओके. नाउ आपने देखा अलग अलग पॉइंट्स पे ये झरने की वेलोसिटी अलग अलग है. नाउ स्टेडी फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है लेट VP is 3 meter per second, VQ is 5 meter per second and VR is 2 meter per second. पानी का कोई पार्टिकल P पे आया तो उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो. वो आगे बढ़ते बढ़ते Q पे आया, उसकी स्पीड लेटस से 5 मीटर पर सेकेंड हो. और आगे बढ़ते बढ़ते R पे आया तो उसकी स्पीड लेटस से 2 मीटर पर सेकेंड हो. हर पार्टिकल अगर यही आपने देखा तीनों स्पीड सेम नहीं है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है. पर पानी का कोई भी पार्टिकल जब P पे आए तो उसकी स्पीड नेसेसरीली 3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तो ही वो फ्लो स्टेडी माना जाएगा. सो इफ द स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, at any particle at any point of time at point P is VP, at point Q it is VQ, and at point R it is VR, then such a flow is called a steady flow. मतलब तुम सुबह आओ या शाम को आओ, आज आओ या कल आओ, पर जो भी पार्टिकल P पे आएगा हमेशा उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रहेगी. जब वो पार्टिकल घूमते घूमते Q पे आएगा उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहेगी. और जब वो टहलते टहलते R पे आएगा तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जानी चाहिए. इन शॉर्ट, द स्पीड्स ऑफ द वेरियस पॉइंट्स हैव टू बी सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. दे नीड नॉट बी सेम विथ ईच अदर, बट यहां पे जो पार्टिकल आए उसका इतना ही होना चाहिए. सच अ फ्लो इज कॉल्ड अ स्टेडी फ्लो. Somebody will ask me to contrast it with what would be an unsteady flow. What would be an unsteady flow?
अनस्टेडी फ्लो वो होगा कि से एट टाइम t1 स्पीड ऑफ पॉइंट P इस कितनी पकड़ी थी 3 मीटर पर सेकेंड. At any other time t2 the speed increases to 10 meter per second या 8 meter per second या 5 meter per second, and at time t3 that speed again becomes 1 meter per second. Can you see अलग अलग टाइम्स पे इस पॉइंट P पे आने वाले पार्टिकल की फ्लो स्पीड अलग अलग हो रही है. बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है बट अलग अलग हो रही है. So the speed is not remaining constant with time. Such a flow is called an unsteady flow. The best examples would be the flow of water, seawater during tides. I'm sure you understand the meaning of high tide, low tide, etc. Do you know high tide, low tide समुद्र में आते हैं. हाई टाइड के दरमियान सपोज एक पॉइंट है उस पे स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है क्योंकि पानी अंदर आता है. लो टाइड के दरमियान स्पीड धीरे धीरे घटती जाती है. सो तुम किसी एक पॉइंट को लो तो अलग अलग टाइम पे पानी की स्पीड या फ्लो की स्पीड अलग अलग होना ये पॉसिबल है. तो जब भी तुम हाई टाइड लो टाइड की बात करोगे तो पानी की स्पीड फ्लो की स्पीड चेंज होती रहेगी. झरने में ऐसा नहीं होता. झरना सुबह देखो, शाम को देखो, रात को देखो, किसी नदी में से निकला होगा तो कंटिन्यूअस जेंटली फ्लो कर रहा है. न स्पीड उसकी बढ़ रही है, न घट रही है, न चेंज हो रही है. दैट इज व्हाई अ जेंटली फ्लोइंग स्ट्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेडी फ्लो. अच्छा, ये तो अनस्टेडी फ्लो हुआ, वाटर ड्यूरिंग टाइड्स एंड एब्स. एक और टाइप का फ्लो है विच इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट फ्लो, जिसमें टर्ब्यूलेंट फ्लो में मैं नाम लिख देता हूं टर्ब्यूलेंट फ्लो. है वो अनस्टेडी ही, पर जैसे अनस्टेडी में आपने देखा ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, कुछ लिमिट में ही घूम रहे. टर्ब्यूलेंट में ये सपोज 3 है तो थोड़े टाइम बाद इट विल बिकम लाइक 20 मीटर पर सेकेंड, किसी और टाइम बाद इट विल बिकम 100 मीटर पर सेकेंड. कैन यू सी उसी पॉइंट पे स्पीड्स में बहुत बड़े वेरिएशन आते हैं. तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड अ टर्ब्यूलेंट फ्लो. फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड सुनामी? Yes. Do you know what a tsunami is? Earthquake at the bottom of the sea. Yeah. Suddenly, water is coming gently and अचानक से ही 5 मिनट में इतनी स्पीड बढ़ जाती है वाटर की कि बड़ा सा डिवास्टेशन प्रोड्यूस कर सकता है. तो सच टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट फ्लो. उसी तरह अगर अचानक वाटरफॉल आ जाए तो पानी बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरता है, स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, तो उसको भी कहते हैं हम टर्ब्यूलेंट फ्लो. सो इन शॉर्ट, इफ द स्पीड्स चेंज देन इट माइट बी अनस्टेडी और टर्ब्यूलेंट फ्लो. इनकी बातें हम नहीं करेंगे, हम खास बातें करेंगे स्टेडी फ्लो की ही. इन शॉर्ट, ऐसे टाइप का फ्लो जिसका स्पीड हमको अंदाजा है कितना है, भले सब पॉइंट्स का अलग अलग रहे बट वो हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो इतना ही होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. तो इस स्टेडी फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये इतना बड़ा झरना नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक लाइन बनाऊंगा. मैंने इस पूरे फ्लो को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया. ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R, एंड वेलोसिटी के डायरेक्शन सीधे आपके साथ है. वाह, ये VP, ये VQ और ये VR. This is the representation of a steady flow and it is called a streamline. क्या नाम देते हैं हम इसको? Streamline. A line which shows the various different points and the velocities at those points is called a streamline. And such type of flow जिसके लिए तुम streamlines बना सको, it is called streamline flow. क्योंकि यहां पे आपका पूरा प्रेडिक्शन चल रहा है, आप बिल्कुल नक्की कर पा रहे हैं. such a flow is called a streamline flow.
आप बिल्कुल, आपको पता है कि अगर पार्टिकल टक 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 करते क्यू पे आ गया उसकी स्पीड कितनी होगी, अगर टक 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 करके आर पे आ गया उसकी स्पीड कितनी होगी। इन शॉर्ट, जब कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल इस पॉइंट से आगे बढ़ता है, इस पूरे रास्ते पे अलग अलग पॉइंट्स पे वो कैसे जाएगा, उसकी स्पीड कैसी होगी, वो कहां से बाहर निकलेगा, वो पूरा प्रिडिक्शन आपके हाथ में है। इन शॉर्ट, ये इस पार्टिकल नाम की ट्रेन का ट्रैक है। ये पार्टिकल जैसे ही इस ट्रैक पे चढ़ा, यू आर 100% श्योर कि अलग अलग पॉइंट्स पे इसकी स्पीड कितनी होगी, वो कहां जाएगा, क्या दिशा लेगा, यू आर ऑल प्रिडिक्टेबल, टोटली प्रिडिक्ट कर सकते हो इस टाइप के फ्लो को। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। एंड इसी वजह से टू स्ट्रीमलाइंस will never intersect each other. Can someone tell me why would this happen? ये मेरा एक लाइन है स्ट्रीमलाइन और ये मेरी दूसरी स्ट्रीमलाइन है। ऐसा इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। Anybody can tell me why? सर उनकी वेलोसिटी पैरेलल होगी। नहीं, ये स्ट्रीमलाइन नंबर 2, ये स्ट्रीमलाइन नंबर 1। Anybody can tell me why this will not happen? Because at this point, अगर तुम ये ब्लू कलर की स्ट्रीमलाइन कंसिडर कर रहे हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ। एंड अगर तुम ब्लैक कलर की स्ट्रीमलाइन पकड़ रहे हो तो उसकी वेलोसिटी किस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ। तो अगर ये दोनों जुड़ गए साथ में तो इस पॉइंट पे आके, सपोज यहां से पार्टिकल चला है, वो इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं। दोनों रास्ते ओपन है ना उसके पास, है कि नहीं। तुम स्ट्रीमलाइन को ये कह रहे थे कि तुम यहां से चले ना, बिल्कुल प्रिडिक्ट कर रहे हो कि पार्टिकल कहां से एग्जिट मारेगा, पर क्या यहां पे लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, क्या इस पॉइंट पी पे आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि पार्टिकल यहां जाएगा या इस तरफ जाएगा? नहीं, आपका प्रिडिक्शन पॉइंट पी पे आके खत्म हो गया। पार्टिकल कैन गो एनीवेयर। तो फिर ये आपकी स्ट्रीमलाइन किस काम की? स्ट्रीमलाइन का मतलब था आप बिल्कुल सही से प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन कहां जाएगा, बट अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पार्टिकल इट कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, इट कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, ऑल योर प्रिडिक्शन इज यूजलेस। एंड एज अ रिजल्ट वी हैव सेड दैट टू स्ट्रीमलाइंस will never intersect each other, because at the point of intersection there can be two directions of velocity. The particle can go anywhere. Then the streamline, the basic idea of a streamline, it is destroyed. So two streamlines will never intersect each other. ये नहीं हो सकता, ना चाल बे। Okay, so ये होता है streamlines का idea. And let me now, hey, can I take this off now? I want to draw what is called a tube of flow. यस बहुत सारी स्ट्रीमलाइन, जब बहुत सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स का तुम एक साथ मोशन दिखा रहे हो, तो ये तो सिर्फ एक लाइन है, बट एन इमेजिनरी ट्यूब मेड ऑफ स्ट्रीमलाइंस, मेड अप ऑफ स्ट्रीमलाइंस, एंड विच शोज the path of motion of a fluid body is called a tube of flow. For example, suppose कोई नदी वदी में दिखाने जा रहा हूं तो आहा क्या बात है सर, वाह वाह, ये है ट्यूब ऑफ फ्लो। ये उसकी बाउंड्री है। मैं 3 पॉइंट आपको दिखाऊंगा यहां पे, एक तो है P, यहां पे है Q, एंड दिस पॉइंट इज R। लेट मी पुट दिस हियर। एंड भाई ये बाउंड्री स्ट्रीमलाइन से बनी हो तो ठीक है, पर अंदर भी स्ट्रीमलाइंस ही है। ये किसी स्टेशन में ट्रैक जैसा होता ना, वैसा ही। वाह,
कैन यू सी दिस? बहुत ही बढ़िया. This is what is a tube of flow. अच्छा, पॉइंट P का जो क्रॉस सेक्शन है, लेट अस से दिस इज द क्रॉस सेक्शन. इसका एरिया है AP. पॉइंट Q का जो क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, बड़ा क्रॉस सेक्शन है ये. We'll call it AQ. एंड R का जो है वो फिर से छोटा है, we'll call it AR. ओके. पॉइंट P पे जो वेलोसिटी है, आपको पता ही है टेंजेंशियल है, we'll call it VP. पॉइंट Q पे जो वेलोसिटी हुई, we'll call it VQ. एंड R पे जो वेलोसिटी हुई, we'll call it VR. अच्छा, P के क्रॉस सेक्शन में कितनी स्ट्रीमलाइंस नजर आ रही है आपको? ये P जो क्रॉस सेक्शन है, हाउ मेनी स्ट्रीमलाइंस कैन यू सी? 1 2 3 4 5. आगे जाकर Q के क्रॉस सेक्शन में कितनी स्ट्रीमलाइंस हो जाती है? 5. स्ट्रीमलाइंस कोई पैदा नहीं होती कि बीच में से पैदा हो गई, नहीं, ये ट्रैक है. अगर इस सेक्शन में 5 ट्रैक है तो आगे अगर सेक्शन बढ़ेगा तो 5 ट्रैक ही रहेंगे, 5 के कोई 8 ट्रैक नहीं हो जाएंगे. एंड यहां पे वापस आके छोटा हो गया तो भी 5 ट्रैक ही रहेंगे. बिकॉज तुम जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हो तो तुम ये गारंटी कहते हो कि सपोज कोई पार्टिकल इस ट्रैक को पकड़ के चला, इस ट्रैक को, ट्रैक नंबर 2 को, क्या आप उसका यहां तक आने का पाथ प्रिडिक्ट कर पाओगे? यस. यहां से ये सेकंड ट्रैक पकड़ के चला, आगे बढ़ा, क्या ऐसा होगा कि यहां पे आके वो ट्रैक चेंज कर देगा? नहीं. वो ये ट्रैक पे चला है तो यही ट्रैक पकड़ के चलेगा और निकलेगा भी इसी ट्रैक पे से. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्यूब ऑफ फ्लो. फेयर इनफ. डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो? अब ट्यूब ऑफ फ्लो के साथ रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पकड़ते हैं, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एवर हर्ड अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? यू विल थिंक नो सर, कंटिन्यूअस लाइन सुना है पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में नहीं सुना. हाँ, भले आपने नहीं सुना, बट एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी मैं आपके साथ ऐसी चीजें शेयर करूंगा विच विल कन्विंस यू कि यू हैव बीन सीइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिंस अ लॉन्ग टाइम. बस आपको पता नहीं है कि इस चीज को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं. डोंट वरी, स्टे विथ मी. सो कंसिडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो एज शोन. कंसिडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो एज शोन. Liquid with density rho flows through the tube. एंड हम यहां ये अज्यूम कर रहे हैं कि लिक्विड P से पास होगा, उसकी डेंसिटी रो है. Q से पास होगा, डेंसिटी सेम रहेगी. R से पास होगा, डेंसिटी सेम रहेगी. ये फ्लूइड यहां से यहां तक पहुंचता है, उसकी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं होता. ऐसे फ्लूइड को इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं. डेंसिटी रो ऑफ फ्लूइड रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स. उसकी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता. इट इज कॉल्ड एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. जिसकी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे फ्लूइड को कहते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. नाउ लुक एट पॉइंट P. एट पॉइंट P स्पीड कितनी है लिक्विड की? Vp. अच्छा, टाइम डेल्टा T में लिक्विड कितना डिस्टेंस कवर करेगा पॉइंट P पे? डू यू नो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. सो at point P, distance traveled by liquid in time delta T is how much? Speed Vp into time delta T. अच्छा, अगर एरिया AP है तो how much is the volume covered by the liquid? So volume occupied
by liquid at point P? Anybody? Isn't it area into distance? And area कितना है AP, distance कितना है VP delta T. And what will be the mass of the liquid passing through point P in time delta T? Do you know mass is density into volume? Do you know that? Yes, sir. Oh, right. That's so nice, you know. बहुत बढ़िया. I think time to change the pen. So, thus, mass of liquid passing through point P in time delta T is, mass is what? Density into volume. डेंसिटी कितनी है? रो ही है भाई, हर जगह सेम ही है. रो इंटू वॉल्यूम कितना है? एपी वीपी डेल्टा टी. तो रो एपी वीपी डेल्टा टी, ये है नंबर 2. अच्छा, जैसा मैंने ये मास एट पॉइंट पी फाइंड किया, सिमिलरली कैन आई फाइंड मास एट पॉइंट क्यू? सर जी सर इधर रो लिक्विड की डेंसिटी है. जी जी, जो पास हो रहा है उसकी. और किसकी? एक सेकेंड, और किस चीज की डेंसिटी हो सकती है वो? पार्टिकल की हो सकती है सर. भाई पार्टिकल, भाई ये ट्यूब ऑफ फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन से बना हुआ है, और स्ट्रीमलाइंस किसके लिए होती है? फ्लूइड के लिए ही ना, जो फ्लो हो रहा है. यस सर. इसके अंदर ये पाइप पकड़ ले जिसका बाउंड्री ये है काला काला 2, और बाकी अंदर फ्लो हो रहे हैं पार्टिकल्स फ्लूइड के, एंड यहां पे पी पे पास होते हैं, क्यू से पास होते हैं, आर से पास होते हैं. इनकी डेंसिटी सेम रहती है. जैसा तेरा पानी का पाइप पकड़, तो पानी का पाइप जो है वो उसकी डेंसिटी पानी की हर पॉइंट पे सेम रहती है. तो यहां पे भी पी पे, क्यू पे, आर पे, सब पे डेंसिटी सेम रहती है. यस सर. बराबर. हाँ, कुछ और शक था? कोई और क्वेश्चन था? नो सर. Somebody was asking me. Okay. Anybody can tell me the mass of the liquid passing through Q, point Q, in time delta T? Okay, I will have to take off some amount. थोड़ा लगेज कम करना पड़ेगा. तो MQ is rho AQ VQ delta T. And anybody can tell me what will be the mass passing through R? Anybody? My God. My goodness. इसको पॉइंट Q का नाम देते हैं. ये है इक्वेशन 1. Similarly, I am taking all this off, and I am at the end of my discussion. तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, मास ऑफ आर भी हमको पता है, यू नो. इसी तरह सिमिलरली mass of liquid passing through R in time delta T, very logical, MR is rho AR VR delta T. सर ये MP मिला, MQ मिला, MR मिला, कहना क्या चाह रहे हो? एक छोटा सा सवाल, एकदम छोटा सा पूछूंगा. अगर ट्यूब में 1 किलो लिक्विड पॉइंट P से पास हो रहा है, 1 किलो लिक्विड यहां से एंटर किया है, यहां आते आते वो लिक्विड कितना बन जाएगा? कितने किलो? लिक्विड का रिप्रोड्यूस 1 किलो का 1.5 किलो नहीं हो जाएगा, ना ही 1 किलो का आधा किलो हो जाएगा कि भाई दूसरे पार्टिकल सोचेंगे नहीं हमको तो यहां पे मजा आ रहा है, कितनी ठंडी है, कितना अच्छा मौसम है, हम यहीं रह जाते हैं ना. If 1 kg of liquid enters the tube of flow at point P, then through Q the same mass will pass. In short, it will be 1 kilo. And यहां आते आते कितना हो जाएगा? 1 किलो. 1 kilo. So the mass, according to the law of conservation of mass,
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जितना एंटर करता है एक जगह से उतना ही निकलना चाहिए दूसरी और जगह से. बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास पासिंग थ्रू P is same as the mass passing through Q is same as the mass passing through R, and as a result, भाई आप लोग इक्वेशंस को देखें. MP कितना है, रो AP VP डेल्टा T. MQ कितना है, रो AQ, एंड MR कितना है, रो AR VR डेल्टा T. So based on your extensive calculating experience, do you agree? रो कट जाना है, डेल्टा टी कट जाना है. So what are you left with? AP VP AQ VQ and is equal to AR VR. In short, the product of the area and the speed at that point is same at all points. That means, and this is the most important idea, the product of area into velocity is constant. This, ladies and gentlemen, is equation of continuity. I'm sure आपके माइंड में यही चल रहा है, सर ये तो हमने जिंदगी में नहीं देखा. आप तो बड़ी डींग मार रहे थे कि मैं आपको बताऊंगा और आपने देखा होगा. अच्छा, नहीं देखा? श्योर? ओके. अच्छा, इसको देख के आपने देखा द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द स्पीड ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट. लुकिंग एट दिस इक्वेशन, कैन आई से दैट V is equal to constant upon A? It's a pretty simple idea. V is equal to constant upon A. So, सर उससे क्या होता है? From 4, V is constant upon A or V is inversely proportional to A. नहीं देखा? अभी भी नहीं आ रहा है माइंड में? अच्छा, एक काम करना, लेक्चर खत्म हो जाए ना, फिर अपने घर के वॉशरूम में जाना. आई एम श्योर वहां पे एक सिंक होगा. आप उसका नल शुरू करना, टैप शुरू करना, पानी ढक 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 आएगा. अब इस सिचुएशन में आप अपना अंगूठा नल के मुंह को आधा बंद करने में यूज करना. अपने अंगूठे से नल के मुंह को आधा बंद कर देना. कैन एनीवन थिंक क्या होगा? अरे फोर्स की कहां पुंगी बजा रहे हो? डोंट यू अग्री? अचानक जैसे तुम पानी आ रहा है बरोबर से सेम नॉर्मल स्पीड पे, और जैसे तुम अपना आधा अंगूठा उसके मुंह को ढकने में लगा देते हो, पानी की स्पीड बढ़ जाती है. Yes, sir. Yes. क्योंकि स्पीड ऑफ फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. जैसे ही एरिया घटेगा, पहले नल के पूरे एरिया में से पानी बाहर आ रहा था, अब तुमने आधा बंद कर दिया, और क्योंकि वो आधा बंद कर दिया एरिया, डोंट यू अग्री, स्पीड डबल हो जाएगी, है ना? बढ़िया चीज है. लोग अपने गार्डन में भी ऐसी मस्ती करते हैं. पानी डाल रहे हैं पौधों को, एंड अचानक कोई आएगा, दोस्त आएगा, तो हम वो पानी डालते डालते वो नल का मुंह, वो पाइप का मुंह आधा बंद कर देते और फुस फुस करके भिगा देते उसको. भले किया ना हो पर देखा तो हो, है ना? सो एंड ऑल्सो कभी कभी हम उस चीजों को यूज करते, सपोज ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, कोई सपोज गाड़ी धो रहे हैं या स्कूटर धो रहे हैं और उस पर ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, तो हम वो जो पाइप है उसके मुंह को बहुत सारा बंद कर देते हैं, तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो जो धूल होती है ना वो फटाक से निकल जाती है. सो हम इस तरह अपनी गाड़ियां धोते हैं, अपने स्कूटर्स धोते हैं. हैव यू एवर सीन दैट थिंग हैपनिंग? कभी नीचे देखा हो? सो ऑल दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एंड तभी तो इंजेक्शन में भी, इंजेक्शन का मुंह छोटा होता है ताकि ऊपर से बाहर इंजेक्शन बड़ा होता है, उसका मुंह छोटा होता है ताकि लिक्विड जो है, जो इंजेक्शन का फ्लूइड है, जो मेडिसिन है, वो जल्दी से बाहर निकल जाए और आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, तो आपको थोड़े टाइम बाद आनंद आ जाए कि अब मैं ठीक हो गया हूं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ऑल दैट is equation of continuity. So as
area decreases, the speed of flow increases. Based entirely on this assumption, मेरे को कोई एक बात तो बताओ. ये मैंने 3 क्रॉस सेक्शंस दिखाए हैं आपको, P, Q और R. मैं P और Q की स्पीड्स कंपेयर करना चाहता हूं. इज देयर एनीवन हु विल टेल मी कि स्पीड कहां ज्यादा होगी, P पे या Q पे? P पे. यू आर एब्सोल्युटली श्योर? P पे सर. Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम तो देख पा रहे हो ना? क्या P पे स्पीड ज्यादा होगी Q के कंपैरिजन में? और अगर हां तो क्यों? हां तो क्यों? Sir, P का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है. P का एरिया कम है, तभी उसकी वेलोसिटी में दम है. सुना? जिसका एरिया कम है उसकी वेलोसिटी में दम है. ये बात को सिंघम साहब ज्यादा अच्छी तरह बोल सकते हैं. मेरी जरूरतें कम है तभी मेरी बात में दम है, ब्ला ब्ला ब्ला. सो P पे एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा. सो यहां पे मोर स्पीड, लेस एरिया, मोर स्पीड. एंड व्हाट अबाउट Q? मोर एरिया, हाउ साहब, लेस स्पीड मोर एरिया. परफेक्ट. अच्छा, अब इस कंसेप्ट को स्ट्रीमलाइंस के स्पेसिंग के साथ कंपेयर करो. P पे डू यू सी स्ट्रीमलाइंस पास पास है? हाँ, नजदीक नजदीक, करीब करीब ना, नजदीक नजदीक है. Q पे स्ट्रीमलाइंस दूर दूर है. यहां पे P पे स्पीड ज्यादा है, Q पे स्पीड कम है. तो स्पीड के साथ स्ट्रीमलाइंस का नजदीक या दूर होने के साथ कोई रिलेट कर सकता है इस चीज को? एनीबॉडी? अच्छा, सो क्राउडेड स्ट्रीमलाइंस इंडिकेट हाई स्पीड एंड रैरिफाइड स्ट्रीमलाइन जिनमें ज्यादा स्पेसिंग हो, वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइन्स, स्ट्रीमलाइंस indicate less speed. Very important, please write this as a note. Crowded streamlines indicate high speed and widely spaced, मतलब rarefied streamlines indicate less speed. People, I'm going to use this every now and then, so I want you to write down this note, please. And now let us go on to the last topic of the day, the most important topic of the day. Yes. सर मेरे को ये क्वेश्चन था कि P और VQ मतलब जो पॉइंट है ना P और Q, हाँ जी, उधर डेंसिटी कम ज्यादा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बोल लो. नहीं देता. मतलब तेरा जो क्वेश्चन है पहले वो तू बता दे मेरे को, फिर मैं उस हिसाब से आंसर फ्रेम करके बताता हूं. तू ये जानना चाहता है कि P पे, Q पे और R पे लिक्विड की डेंसिटी क्यों सेम है, ऐसा? हाँ सर, हाँ. अच्छा, सपोज मेरे पास कोई पाइप है एंड इसमें लेट अस से वाटर फ्लो हो रहा है. अब अलग अलग पॉइंट्स पकड़ते हैं, P है, Q है, R है. जब ये वाटर P पे आएगा, लेट अस से उसकी डेंसिटी है रो. अब यही पानी आगे बढ़ा और Q पे आया. Q आने तक क्या उसमें कोई भी चीज मिल रही है या जुदा हो रही है? लिक्विड कोई भी चीज की डेंसिटी क्या होती है कि उसमें मैटर कितना टाइटली पैक्ड है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तू सपोज पानी नॉर्मल लिया, उसमें शक्कर डाल के मिला लिया, तो डू यू अग्री डेंसिटी चेंज हो जाएगी शुगर सॉल्यूशन की?
अगर तू पानी में कुछ और डाल के मिला लिया, यस सर, नींबू शरबत या फ्रूट पल्प डाल के मिला लिया, है पानी ही, पर क्योंकि कुछ और मिला हुआ है उसमें, तो उसकी डेंसिटी पानी से अलग होगी. सो कोई भी चीज की डेंसिटी तभी चेंज होती है when something is added or something is taken away from it. So the question remains, when the fluid enters the pipe at point P and then it proceeds down to Q, on the way from P to Q, is there anything being added or taken away from the fluid? No. As a result, the packing of matter at P and at Q will remain same. And similarly, वो यहां से आगे बढ़ता है R की तरफ, फिर से Q से R में न कुछ निकाला जा रहा है लिक्विड में से, न कुछ दिया जा रहा है लिक्विड को. And as a result, the density at Q will be same as the density at R. तो जब भी चीजें लिक्विड पास होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, हमको ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि क्या उसमें कुछ डाला निकाला ऐसा कुछ जा रहा है, या कभी कभी टेम्परेचर कंडीशंस भी चेंज हो जाते हैं जी. हो सकता है ये पाइप जो है वो रेगिस्तान में हो और ये पाइप जो है वो साइबेरिया में हो. सो टेम्परेचर कंडीशंस अगर चेंज हुए तो इन दोनों का डेंसिटी अलग होगा. नहीं तो अगर सेम टाइप के सिचुएशन में, सेम फिजिकल कंडीशंस में से पास हो रहा है, तो लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी, चेंज होगी नहीं. अग्रीएबल? फेयर इनफ? ओके, सो दिस वाज I hope you've taken down this note. And now let's go to the last and the most important topic of the day, which is called Bernoulli's theorem. Now people might think, sir, उनका नाम तो बर्नौली है. हाँ है, बर्नौली है, बट क्योंकि स्विस थे, अब ये स्विस, जर्मन, फ्रेंच जो होते हैं, उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के नामों जैसा नहीं होता. सो हिज नेम इज डैनियल बर्नोई. दो एल है, हम उनको यूजुअली साइलेंट रखते हैं. सो बर्नोईज थियरम, बर्नौली नहीं होता है, और बर्नोईज थियरम, मैं उसको बर्नोई बुलाता हूं, आपको बर्नौली बुलाना है, बी माई गेस्ट, नो प्रॉब्लम्स विद दैट. मैं कतई उसको माइंड पे नहीं लूंगा कि तुम उसको बर्नौली बुला रहे हो. ओके, व्हाई इज दिस एन इंपॉर्टेंट थियरम? Bernoulli gave us a relation. This theorem relates pressure with speed and height from the liquid from the reference level. इन तीनों चीजों को रिलेट करता है ये थियरम, एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम इन फ्लूइड मैकेनिक्स. इट इज कॉल्ड बर्नौली थियरम. बहुत सारे इफेक्ट्स इसी थियरम के आधार से एक्सप्लेन होते हैं. तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो. ये मेरा रेफरेंस लेवल है. क्या अच्छा रेफरेंस लेवल है? नहीं सर, गंदा रेफरेंस लेवल है. ओके, ये ठीक ठाक रेफरेंस लेवल लग रहा है. एंड मेरे पास ये ट्यूब है ऑफ फ्लो. यहां पे एरिया छोटा और यहां एरिया बड़ा. सर इतना भी बड़ा एरिया नहीं है, चलेगा महाराज, थोड़ी अपने को कंपटीशन में उतरना है. ओके, ये है पॉइंट 2 जिसका हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल है h2. ये है पॉइंट 1 जिसका हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल है h1. एक्चुअली इसको आप d भी कह सकते हो, नहीं b कहा है ना, एंड इसको एक्चुअली ये 2 नहीं है, ये है पॉइंट d. ओके, सो दिस इज द डायग्राम, लवली डायग्राम, और ये साडा रेफरेंस लेवल. ओके, कंसिडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो एज शोन. पहले बैकग्राउंड तो लिख लूं. कंसिडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो
of different cross section, of varying cross section, as shown. Now, fluid initially lies between B and D. Fluid is initially lying between B and D. मैं पहले आपको सारे पैरामीटर्स बता दूं क्या है क्या नहीं है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. वेरी सिंपल डेरिवेशन. फ्लूइड इज लाइंग बिटवीन B and D. B is at height h1, D is at height h2. The pressure at B and D are P1 and P2 respectively. यहां पे प्रेशर है P1 और यहां प्रेशर है P2. स्पीड यहां पे है V1, स्पीड यहां पे है V2. ओके, द स्पीड्स ऑफ फ्लो at points B and D are V1 and V2 respectively. मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है. अब मुझे क्या करना है सर? अब मुझे करना क्या है? मेरे को लिक्विड को धक्का मारना है. यहां से मैं धक्का मारता हूं और यहां तक ले आता हूं, B से C तक. बराबर, मैं इतना डिस्टेंस लिक्विड को ट्रैवल कराता हूं. इन टाइम डेल्टा टी स्पीड इज V1. हाउ मच डिस्टेंस विल द लिक्विड ट्रैवल? V1 delta T. वेरी गुड. सो ये V1 डेल्टा टी. डू यू अग्री? यहां से यहां आगे बढ़ा है तो यहां से भी थोड़ा आगे बढ़ेगा. लेट अस से यहां तक, पॉइंट E तक. तो हाउ मच विल बी D to E? Anyone? स्पीड V2 है. माय गुडनेस, एकदम लॉजिकल. सो इन टाइम डेल्टा टी at point B, liquid moves distance V1 delta T, you know that is BC, bracket में BC, and at point D it is V2 delta T, जिसको हम कहते हैं DE. Okay, so this is V1 delta T, this is V2 delta T. अब यहां पे प्रेशर था P1, तो इस प्रेशर की वजह से कितना वर्क हुआ होगा? डू यू अग्री? आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ. Yes, sir. At point B, pressure is P1, so work done is, do you know work is force into Force into displacement. डिस्प्लेसमेंट. अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने देखा था प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इज व्हाट? इजंट इट प्रेशर इनटू एरिया? तो P हो जाएगा. P1 A1. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज V1 डेल्टा T. अगर आप सीरियसली ऑब्जर्वेंट हैं और थोड़ा बहुत आपको याद रहता है, तो एरिया इनटू डिस्टेंस, इजंट दिस ब्यूटीफुल थिंग वॉल्यूम? हियर मैं फिर भी लिख देता हूं, A1 V1 डेल्टा T इज वॉल्यूम, जिसको मैं नाम देता हूं डेल्टा V. एंड एज अ रिजल्ट आई टेक ऑल दिस ऑफ. पर मैं ये सब इसलिए लिखा ताकि जब आप एग्जाम में इस चीज को लिखें तो आपको याद रहे कि ये सब भी लिखना होता है. अकेले धमाधमी मचा देने से कुछ नहीं होता. आपने क्या बनाया है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो जान लेना, बता देना बहुत जरूरी है. सो हाउ मच इज वर्क 1? मैं ब्लू में लिखूंगा उसको. देयरफॉर W1 इज, ये प्रेशर P1 हो गया और ये पूरा डेल्टा V हो गया. सो P1 डेल्टा V. वाह, इक्वेशन नंबर कौन सा था भाई? 1. अच्छा, एट पॉइंट डी, हम यहां पे ये सोच रहे डी पास पास ही है. एट पॉइंट डी प्रेशर है P2.
डू यू अग्री पॉइंट डी पे प्रेशर इस तरफ पॉइंट कर रहा है ना, फोर्स इस तरफ पॉइंट कर रहा है और लिक्विड यों आ रहा है. सो डोंट यू थिंक वर्क विल हैव टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स? डू यू अंडरस्टैंड? सर एक बार वापस. एक बार नहीं, 2 बार वापस. यहां पे फोर्स किस तरफ है? इस तरफ. और ये फोर्स लिक्विड को ले जा रहा है, पर यहां पे फोर्स किस तरफ है? यू नो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरफ. सो फोर्स इस तरफ है और लिक्विड यों जा रहा है ना. लिक्विड गया डी से ई एंड फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो डोंट यू अग्री वर्क विल बी नेगेटिव? यहां फोर्स इस डायरेक्शन में था, लिक्विड जा भी इस डायरेक्शन में रहा था. जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क इज पॉजिटिव. यहां फोर्स इस डायरेक्शन में है, लिक्विड जा इस डायरेक्शन में रहा है. फोर्स ये तरफ, डिस्प्लेसमेंट ये तरफ. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट to each other. Can you see this? So at point D, the force F2 and displacement of the liquid are in opposite directions. Oh, so work done will be negative, gentlemen. Work is negative of force. Force का नाम क्या है? F2 into displacement. Same idea, कोई difference नहीं. F2 is what? P2 A2 and displacement V2 delta T. सर हाँ जी. W2 नहीं होगा? Oh, sorry, my mistake. बिल्कुल सही पकड़े. W2, my mistake. तो W2 is minus F2 into displacement. F2 is P2 A2 and V2 delta T. अब तुम बोलोगे सर इसको तो ऐसा फिर से देखा सा लग रहा है. क्या जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से यहां तक गया, डू यू अग्री उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से यहां तक जाएगा? मतलब मास. यस सर. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो मास और डेंसिटी अगर सेम रहेंगे तो वॉल्यूम भी तो सेम रहेगा, है ना. सो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in BC is same as volume of liquid contained in DE, and that is why A2 V2 delta T is same as A1 V1 delta T और उसको delta V का ही नाम दिया जाएगा. So W2 is minus P2 delta V. Lovely equation number 2. अच्छा, now कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यू नो दिस नेट वर्क डन चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है. सो हम दोनों को फाइंड करेंगे. आई कैन टेक दिस ऑफ. डायग्राम बड़ा बनाइयो हमेशा. Now let's find the change in kinetic energy first. The change in kinetic energy is, I'm sure you know it is K2 minus K1, and that is equal to half m V2 square minus half m V1 square. भाई जो मास यहां से निकलता है वही मास यहां तक पहुंचता है. The mass here is same as the mass here. So there is no change, and you know mass is rho delta V, density into volume. So change in kinetic energy, let's call it, we'll write in blue. Delta K is half, mass को common लिया and उसको density into volume लिख दिया, rho delta V, V2 square minus V1 square. Okay, so this is equation number 3. And then we go on to change in potential energy, and change in potential energy, gravitational potential energy, delta U, U2 minus U1, nothing new here, mgh2
माइनस mgh1। अब मास को हमने यहां पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा ही है, सो आई थिंक m एंड g को कॉमन लिया जाएगा। डेल्टा u इज मास कितना, रो g डेल्टा v h2 माइनस h1। मेरे सारे इक्वेशन आ गए, आई एम ऑल सेट एंड नाउ आई एम गोइंग टू इन्वोक द वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, आप यहां तक आ गए ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता थ्योरम लाने से। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द टोटल वर्क डन, you remember total work was W1 plus W2 is equal to change in kinetic plus change in potential energy. Let's put down the values. Work 1 was P1 delta V, work 2 minus P2 delta V. डेल्टा के ये रहा। अब यहां से एक लग रहा है कि डेल्टा V उड़ेगा, लेट्स सी, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G डेल्टा V H2 माइनस H1। भाई सिंपली डेल्टा V डेल्टा V डेल्टा V डेल्टा V उड़ जाना है, सो वी गेट P1 माइनस P2 इज, व्हाट डज दिस इक्वेशन बिकम, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 minus H1. I think we should open brackets. Shouldn't we open brackets? Let's open brackets here. You know, हमने लिख तो दिया ही है, पर ब्रैकेट खोल के लिख देते हैं। माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। Now, if you're looking at this equation closely, कुछ कुछ टर्म्स में 1 है, कुछ कुछ टर्म्स में 2 है, तो एक काम करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं, 1 को एक तरफ ले आते हैं, 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो व्हाट डू वी गेट, यू नो, ये माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस रो G H1 इधर आ जाएगा, P1 तो है ही, सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज, ये माइनस P2 गोज देयर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। Ladies and gentlemen, if you see carefully, the pressure at point 1, velocity at point 1, the height of point 1 has been linked with pressure at point 2, velocity at point 2 and height at point 2. So P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. And this prompts me to rewrite this equation in the form that is actually Bernoulli's theorem. So equation 5, this equation 5 is written as this, ladies and gentlemen, I want you to see. मैं इसको एक कॉमन फॉर्म दूंगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH is constant. So at any point, the sum of pressure plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume is constant. अभी कोई मुझसे पूछेगा, सर ये कैसे आपने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे कहा? अरे सिंपल है, ke अपॉन वॉल्यूम, ke is what, half mv square and volume is what, delta v. Isn't mass over volume density? हो गया। So kinetic energy half rho v square जो ये है, it's kinetic energy per unit volume. Similarly, you can prove that rho gh is also potential energy per unit volume. No big deal. So this equation 5, this equation 6, this is Bernoulli या Bernoulli's theorem. And एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा आपको, supposedly, this equation is not agreeable in all scenarios ना। हमने यहां पे जो conditions लिए हैं वो ये है कि there is no energy loss due to friction. Did you see work done is change in kinetic plus change in potential energy. Here we are not considering friction. In short, हम कोई जाड़ा लिक्विड हो जो फ्रिक्शन से चल रहा हो, हम वो लिक्विड्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो विस्कोसिटी कहते हैं उसको, विस्कस लिक्विड्स कहते हैं जो थोड़े जाड़े होते हैं, फ्रिक्शन होता है उनमें। हम यहां पे नॉन विस्कस फ्लोज को ही यूज करते हैं। बर्नौली, दिस इक्वेशन
is primarily used for non-viscous flows like water etc. You know, ये हनी ग्लिसरीन ये सब फ्रिक्शन वाले हैं, विस्कस लिक्विड्स हैं, उनके लिए इक्वेशन ये वर्कआउट करेगा नहीं. एंड सपोज फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट, इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो इस इक्वेशन में V1 V2 दोनों जीरो है. सो व्हाट डज दिस इक्वेशन बिकम? सो इक्वेशन 5 बिकम्स P1 प्लस V1 स्क्वायर तो जीरो हो गया, रो जी H1 इज P2, V2 जीरो हो गया, रो जी H2, और P1 माइनस P2 इज रो जी H2 माइनस H1. Hey, isn't वो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम? दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द टू लिक्विड्स. दिस इज योर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. तो यहां पे ये इक्वेशन की ट्रूथफुलनेस यहां हमको मिल जाती है, उसका प्रूफ मिल जाता है कि ये बात भी हमने डिराइव करी है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक यहां पे हम अपना काम एंड करेंगे आज. बर्नौली थ्योरम के क्या एप्लीकेशंस हैं, we'll look at Venturi meter, we'll look at spin bowling, Magnus effect, वो सब अगले लेक्चर में देखेंगे. So till that time, keep doing this. I'll see you next time. Bye bye.